हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। आपका पीएमसी में स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रीवियस कई वीडियोस डाले हुए हैं इंटीग्रेशन पर, रिवीजन क्लास में इंटीग्रेशन की चला रहा हूं, तो कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुए जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाले हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आज मैं इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। पहले तो मैं बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करा जाता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। आप लोग पीएमसी से जुड़े रहिए और जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप लगाते रहिए और एक हल्का सा नोट्स बनाते रहिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, तो ये बात है कि आप और भी जितनी भी आगे वीडियो आने वाली हैं, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्लास चला रहा हूँ, रिवीजन क्लास चला रहा हूँ जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं आज डेफिनेट पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाऊँगा। जितने टफ चैप्टर्स हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, उन सभी को मैं डिस्कस पहले करूँगा। ठीक, फिर उसके बाद में ईजी वाले जैसे वेक्टर अलजेब्रा है, ये है, वो है। ठीक है, 3D उसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिए, क्लासेस को आप इस पर लगे बने रहिए और अच्छे से अपना रिवीजन करिए और अपने रिव्यूज़, कमेंट्स सब मुझको देते रहिए और पीएमसी को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर करिए, लोगों को, अपने दोस्तों को बताइए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई वीडियो आपको अपलोड करूँगा, ठीक है, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक, तो आप आराम से देख सकेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, आप देखिए कंसंट्रेट होके। मैं आज डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज़्यादातर आप ये मत सोचिए कि क्या मेरा हटा दिया गया है कोर्स से। ठीक है, जैसे लॉकडाउन रहा तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें सिलेबस में कम करा गया है सीबीएसई यूपी बोर्ड्स के, तो आप इस चीज़ को ये मत सोचिए कि चलिए कम हो गया, मैं वही पढ़ लूँगा जो कम है। सिस्टम ये है कि आप अपने आप को ऐसे मत तैयार करिए कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा, ठीक है, वो मेरे लिए बेनिफिट है, पर ऐसा नहीं। हम टीचर्स से एक स्टूडेंट्स को तभी इसलिए पढ़ाते हैं कि वो भविष्य में एक टीचर बन पाए। ठीक है, तो आप लोग इस तो पूरा पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। ठीक है, कि आप कभी भविष्य में पढ़ाएं किसी बच्चे को तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप लेस कर दिया गया कोर्स आप वो पढ़ लोगे, फिर जाके उस बेसिस पर आगे क्या होगा। ठीक है, आप खुद ही कम नॉलेज के होंगे। ठीक है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ठीक, ये चीज़ है। तो इसलिए आप फुल सिलेबस, ज़्यादातर कोशिश ये कर लीजिए कि फुल सिलेबस हम पढ़ लें। ठीक, कहीं भी किसी भी सोर्स से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे बेनिफिट होगा। अब भाई एग्ज़ाम दे आओगे, 12th पास होगा, सब हो गया, अच्छी बात है। जैसे कह रहे हैं आईआईटी में भी कुछ सिलेबस कम कर दिया गया, ठीक है, आप वो भी निकाल लोगे। पर मान लीजिए, ठीक है, आप नहीं क्रैक कर पाए तो आपको आगे चल के मान लीजिए एक टीचर ही बनना हुआ तो आप तो कम नॉलेज रखे होगे। तो ये जो चीज़ें हटा दी गई है उनको बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आप, ये एक समस्या है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। पहली बात तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ें। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे हमने पढ़ा, ठीक, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिस्टम ये था कि आप पूरा फंक्शन कर रहे थे। मान लीजिए fx एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपने किया, तो कोई भी फंक्शन आया fx प्लस c, ये जो आप c जोड़ रहे थे, ठीक, तो यही जो कांस्टेंट आप c ऐड कर रहे थे, ये c अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए वो कांस्टेंट एक ऐड किया जाता था कि पूर्ण रूप से वैल्यू, शुद्ध वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं ऐड होगा। इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक निश्चित वैल्यू निकल के आएगी। अच्छी बात। तो देखिए, तो इस चीज़ का यूज़ इंटीग्रेशन में नहीं होगा डेफिनेट में। अब सच बात है कि मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, फिर बताता हूं इस चीज़ को।
अच्छा, तो अब क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें सबसे पहली बात तो हम एक ग्राफ बना लें। ठीक, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक, अच्छा, तो बात यह है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एरिया किसी चीज़ का निकालते हैं, इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप एरिया निकाल ले हो, जैसे आप कहते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो तुम्हें पता है L इंटू बी, तुरंत ही बोल दिए। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन इज रेक्टेंगल का एरिया। और भी किसी शेप का आपको फार्मूला पता है, पर अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसे कर्व खींच दिया, हमने कहा बताओ इसका एरिया, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका एरिया निकालने के लिए देखो, जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है वहां से, ठीक, वहां पर हम क्या करेंगे, डॉटेड दिस, और यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ ये डॉटेड। ठीक, तो ये एक्सिस किसकी है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डोमेन ले लिए, तो मान लीजिए कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर एक्स का मान ए है, और जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ पर एक्स का मान है बी। ठीक है, अच्छा, इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर मैं एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही माइनर स्ट्रिप खींच देते हैं। ठीक, स्ट्रिप खींचिए। ठीक, तो ये स्ट्रिप बहुत ही पतली है। ठीक है, यानी ऐसी कई सारी स्ट्रिप है इसके अंदर हमने खींच दी, तो इतनी माइनर है कि जो ऊपर एक ये कर्व आ रहा है, ये कर्व ना बनकर ये एक सीधी लाइन बनेगी, इतना वो माइनर है। तो ये एक जो स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगी। क्लियर? तो हम मान लें कि ये जो स्ट्रिप है इसकी जो चौड़ाई है वो है स्मॉल h। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की, यानी ब्रेथ है, वो है आपकी स्मॉल h, और जो इसका हाइट है, तो हाइट किस पे जा रहा है? y एक्सिस पर जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि जब मैंने डेफिनेट वो पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो y होता है तो y इज द फंक्शन ऑफ f(x), तभी उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ f(x). ठीक, दिस अच्छी बात है। तो यानी अगर मैं इसका इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, तो आप इस स्ट्रिप का एरिया देख रहे हैं, अगर ये रेक्टेंगल है स्ट्रिप, तो आप कहोगे कि सर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आपका क्या है? fx है। ठीक है, fx, कोई भी देखो यहाँ पर जैसे a की वैल्यू, यहाँ स्ट्रिप की जो भी लेंथ है वो, और जो x का मान है वही x का मान हम इसके अंदर डालेंगे तो वो उसका y का वैल्यू निकल आएगा, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, तो हम कहते हैं अगर fx इंटू एच, तो ये एक एरिया निकल आया, इस स्ट्रिप का एरिया निकल आया आपका। ठीक, तो इसी तरह ये कितनी दूर तक गया है? b तक गया है। ठीक, तो सारी स्ट्रिपों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो ये एक कर्व का एरिया निकल आएगा। ठीक, तो इसी मेथड से इन्होंने लिमिट सम मेथड बताया हुआ है। ठीक, तो ये है आपका पहले की जो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इन पे दो मेथड है। एक तो है आपका लिमिट ऑफ सम है। ठीक, तो पहला रूल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है लिमिट सम रूल। तो दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर है, ठीक है, a टू b, ये जो लिमिट है कि a से शुरू हुआ और b पे खत्म हुआ, तो b टू a हमने लिमिट ली। फंक्शन क्या है आपका? है fx एंड dx। क्लियर है बात? अच्छा, तो हम लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, यानी ये जो मैंने h लिया है वो बहुत ही छोटा लिया है, इतना छोटा लिया है कि वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये लिया लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है? तो अगर मैं इसको x बराबर a है तो इस जगह पर हमने डाला। ठीक है, तो जब डाला तो पहले आया fa। ठीक, fa आ रहा है, और इनटू h। ठीक, तो ये इनटू h आपका ये आ गया। क्लियर? अच्छा, जब दूसरी बार जाएंगे तो मान लिया कि ये यहाँ h था, तो अगर दूसरी स्ट्रिप खींचेगी तो उसकी भी दूरी क्या होगी? h। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2h। फिर इसी तरह तीसरी खींचेगी 3h, फिर 4h, फिर 5h, तो उन सभी को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो अब दूसरा फंक्शन जब आपका आएगा तो हम लिखेंगे a प्लस h इंटू h। ठीक, ये भी आ गया। इसी तरह प्लस नीचे देखो, तो हम लिखेंगे f a प्लस 2h, ठीक, इंटू h प्लस डॉट 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 प्लस,
और लास्ट में लिखेंगे f a प्लस n माइनस 1 h इंटू स्मॉल h। ठीक, तो ये आपका पूरा इस एरिया के सभी स्ट्रिपों के एरिया का सम, ठीक है, ये आपका पूरे इस कर्व के सब के बराबर हो गया। तो ये शो ऑफ करा रहा है कि ये इस फंक्शन, इस कर्व का पूरा एरिया है। तो ये आपका एक फार्मूला है। तो इसमें से h अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे a to b फंक्शन f(x) dx इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, h हम बाहर ले लें तो h बाहर ले लिए, तो ये बना आपका fa प्लस h, ठीक है, प्लस ये h है, आप b मत समझिएगा, ठीक है, डॉट 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 प्लस, इस बात को मिटा रहे हैं, ठीक है, प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक, दिस, ठीक, ये आपका फार्मूला बन गया। अगर आप इसको एक वे में याद करना चाहते हैं तो ये होगा b to a f(x) dx इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h समेशन n माइनस 1 एंड i r ले लें, कोई भी हम मान लें r ले लें, r इक्वल टू 0, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं f a प्लस आर एच, ठीक, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक, देखो चाहे तो तुम अगर खोलो तो देखो ये कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, तो n-1 तक r बराबर जहाँ जब 0 रखोगे तो ये देखो fa आ गया, r बराबर जब 1 रखोगे तो दिस, r बराबर 2 दिखे तो इससे पहले वाला, r बराबर 3, तो इस तरह से n-1 तक गई है। ठीक, क्लियर है। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा लिमिट सम मेथड का। ठीक, तो इतनी बात आप नोट करिए। इसके बाद में मैं कुछ फार्मूले लिखाऊंगा, उन फार्मूलों का याद कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको इजी वे से लग जाएंगे। इतना नोट करिए सर्वप्रथम। हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फार्मूले लिख दिए हैं बोर्ड पर। ठीक है, इसमें ये मैंने फार्मूले लिख दिए, ये सारे फार्मूले आपके इस लिमिट सब मेथड में यूज़ होंगे। पहला है कि अगर ये सीरीज चल रही हो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक, तो हम n-1/2 लिखेंगे। दूसरा है कि अगर 1² + 2² + 3² डॉट 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 n-1² का चलेगा तो n(n-1) ब्रैकेट में 2n-1/6 लेके चलेंगे, ये लिख देंगे। फिर अगर क्यूब में चल रही होगी 1 का क्यूब 2 + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट 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 n-1 का क्यूब, तो हम लिखेंगे n(n-1/2) का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक ये तो तुम्हारा जो पता है कि ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला है a + ar + ar² प्लस डॉट 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 ar(n-1), तो हम दिस लिखेंगे a r⁻n n-1, ठीक, r-1/r-1 वेयर r नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज यू नो दैट अगर r इक्वल टू 1 ले लोगे तो नीचे रखोगे तो r-1 तो इनफाइनाइट क्रिएट कर देगा, इसलिए हम r इक्वल टू 1 नहीं लेंगे। क्लियर। पांचवा फार्मूला है sin a + sin a + h + sin a + 2h डॉट 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 sin a + n-1h को हम लिख देंगे sin ब्रैकेट में a + n-1/2 इंटू h ब्रैकेट क्लोज इंटू sin n(h/2), ठीक है, और होल, ठीक है, अपॉन sin h/2। ये हम फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन लगेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आप नोट करिए। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आप रेगुलर बेसिस पर लगाते रहिए क्वेश्चंस को। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको कई क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक, तो आप कंटिन्यू पीएमसी से लगे रहिए, और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको नोट करिए फार्मूले। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, ये मैं बताने जा रहा हूँ बाय द लिमिट सम मेथड से। तो सबसे पहली बात तो हम फार्मूला लिख लें, फार्मूला, ठीक है, तो यू नो दैट, ठीक, ठीक, फार्मूला लिखते हैं। ठीक, तो इसमें फार्मूला क्या है, यू नो दैट समेशन b to a
ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर, ठीक है, एफ ए प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस समेसन एफ ए प्लस n माइनस 1 h, ठीक, दिस, ये आपका क्लोज दिस एंड, ठीक है, इस जगह सही है, बहुत सही, इस जगह, ठीक, दिस। अच्छा, तो ये फार्मूला है। अच्छा, आप देखिए इस जगह अगर मैं बात कर लूँ, इस जगह बात कर लूँ तो जो एफ ए है, एफ ए इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, क्लियर है बात, ठीक। तो और ये देखिए ए बराबर आपका क्या है, ए बराबर 1 एंड बी बराबर क्या है आपका 2, ठीक। तो अगर एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक फार्मूला होता है आपका कि b माइनस ए इक्वल टू एन एच, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। तो इस फार्मूले से हम NH की वैल्यू निकाल लें तो NH की वैल्यू B, तो यानी 2 माइनस 1, तो आपका NH की वैल्यू निकल के आएगी 1, ठीक है। ये वैल्यूज आप पहले निकाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है गई। अच्छा, अब देखिए, अब इस फार्मूले का अप्लाई कर दूं, ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो 2 to 1 x dx, ठीक। यहाँ पर लिमिट लगाया, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h ब्रैकेट में दो एफ ए, तो ए क्या है, 1 है, तो इस जगह पर रखेंगे, अगर मान लीजिए 1 रखा तो दोनों तरफ 1 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, तो यहाँ एफ ए की वैल्यू 1, फिर क्या कह रहा है, एफ ए प्लस एच, ठीक। तो यहाँ पर अगर 1 रखा तो 1 प्लस एच इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस एच, आपका ये आ गया, क्लियर है। ए क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिए, ठीक। इसी प्लस प्रकार हम लिखेंगे 1 प्लस 2h, ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट में हम रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 और h, क्लियर दिस बात, ये और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इतनी बात हमने लिख ली। अच्छा, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं इस जगह पर, ठीक, कि लिमिट h टेंस टू 0 h, तो देखो यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, एक 1 ये आया, एक 1 ये आया, एक 1 ये आया, ठीक। तो लास्ट n टाइम्स तक 1 जा रहा है, ठीक है। तो जब हमारी सीरीज, एक सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस डॉट 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 प्लस n टाइम्स तक हमारा क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है। प्लस दूसरी सीरीज हमारी बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी h कॉमन ले लें, h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपका n माइनस 1, ठीक। एक ये आपकी सीरीज बन रही है, ठीक। इसमें देखो 2 सीरीज बन गई। अच्छा, एक चीज़ देख लो, एक चीज़ जनरली मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 2 और 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 4, तो मैंने कहा कि 2 कितनी बार जोड़े, तो तुमने कहा मैंने 2 टाइम्स जोड़े, तो मैंने कहा ठीक है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 यानी 4 आ रहा। अच्छा, इसी तरह मैंने कहा 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैंने कहा कितनी बार क्या आएगा, तो तुमने कहा 2 2 4 6 आएगा, तो मैंने कहा 2 कितनी बार ऐड किया, तो तुमने कहा 3 बार सर ऐड किया, तो 2 इंटू 3 भी आ रहा है 6, क्लियर। तो इसी तरह 1 जो है वो n टाइम्स तक जुड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते 1 इंटू n इक्वल टू n, समझ में आ रहा। तो यही चीज यहाँ पर चल रही है, 1 ये n तक जुड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे 1 इंटू n, क्लियर हो गई बात, ठीक। तो इस बात को आप मैं रफ कर रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये समझाने के पर्पज से मैंने लिखा हुआ था, ठीक। तो देखो ये आपका हो गया लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 h, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n, अब 1 इंटू n लिखूंगा तो n ही तो आएगा, उसको क्या मैं उस तरह लिखूंगा, ठीक। ये आपका h बना है, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छी बात, तो h में थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आए, ठीक। अच्छा, तो ये आपका n आ गया। अच्छा, इसका भी हमने फार्मूला लिखाया था, ठीक है। तो क्या फार्मूला लिखाया था, ठीक है, फार्मूला ये हमने लिखाया था h n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमने फार्मूला अभी लिखाया तुमको इस सीरीज का, ठीक है। ये आपका दिस। अच्छा, इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए।
अच्छा, तो इसके बाद में इस जगह पर आप देखिए, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, अब इस h को अंदर भेज दें, ठीक, तो ये हो जाएगा NH, और फिर ये आपका हो जाएगा प्लस का, देखो ये दोनों भी मिलके NH ही लिखा है, तो एक मैंने NH इसके साथ में रखा, N इंटू NH, और जो ये N जा रहा है तो यहाँ NH और यहाँ NH स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो H इसी के साथ हो गया, जो दूसरा बचा H तो मैं इसके अंदर भेज दे रहा हूँ, ठीक, तो इसे लिख सकता हूँ N इंटू H स्क्वायर NH ये हो गया, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा H। क्लियर दिस, ये बात समझ में आ रही, अपॉन 2 दिस कंडीशन हो गई। अच्छा, तो हम लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत अच्छी बात है। तो NH का वैल्यू हमने क्या निकाला, NH का वैल्यू 1 निकाला, तो यहाँ पर मैं 1 रख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 इंटू, ठीक, 1 माइनस h अपॉन 2। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक, तो लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 ये आ गया प्लस 1 माइनस h अपॉन 2, ठीक, तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, ये आपका हो गया 3 माइनस h, ठीक, तो इसको अलग अलग कर लो तो 2/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस लिमिट को अंदर भेज देंगे, याद रख लेना कि कांस्टेंट टर्म के साथ में लिमिट नहीं लगती है, ठीक है, जो h का टर्म होगा उसके साथ लिमिट लगेगी, वहीं पर लिमिट अप्लाई होगी। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, बाकी तो आपका भगवान मालिक है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए मैं लिमिट का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो देखो अब इसमें 3/2 तो यही आएगा, और जो लिमिट h यूज कर दोगे तो इतना टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0, तो रिजल्ट आ गया आपका 3/2, ठीक है, तो 3/2 आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कोई कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, एक निश्चित वैल्यू निकल के आती है। तो जाहिर सी बात है, ये जो 3/2 निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, एरिया निकल के आया है, किसका, किसी भी कर्व का एरिया निकल के आया है, ठीक है, जो फंक्शन, ठीक। अच्छा, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा। ये अभी आपको समझ में लग रहा है कि छोड़ो ये कोर्सेज शायद हट चुका है, मैं नहीं पढ़ूँ, भैया अभी इस पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर यही लिमिट सम मेथड का ही यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है, एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका यूज पड़ेगा, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़े हो गए, ठीक है ना, तो ये याद रखिए, ठीक, तो इसको पढ़ो फास्टेस्ट। देखिए दूसरा जो पार्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम का। अच्छा, तो दूसरा जो मेथड है वो है फंडामेंटल थ्योरम पर। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, ठीक, तो फंडामेंटल थ्योरम आपका हो जाएगा। देखिए आप ऐसा करें कि जैसे लिखा है b/a लिखा हुआ है, फंक्शन कोई भी फंक्शन मान लीजिए, मान लो फंक्शन है आपका f(x), ठीक, dx, तो कुछ भी इंटीग्रेशन करने के बाद में मैं मान लो कि कोई भी फंक्शन f(x) आया होगा, ठीक। अच्छा, तो ये जो लिमिट है, ये इसकी लिमिट इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, b/a, जैसे समझ रहे हैं ना अब कि b/a है क्या, मैंने वहां पर लिमिट ऑफ सम में समझाया हुआ है, ठीक है, तो b/a दिस लग गया। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो पहले क्या कर लेंगे, पहले b वाले को कंसीडर करेंगे, तो हम इसी x की जगह रख देंगे, ठीक, तो आगे fb माइनस fa, बस इतनी सी बात करेंगे, बस आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम, बहुत ही इजी सा बात है, इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट बात पर बात करिए, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स को, चाहूँ तो यहाँ लेक्चर को मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, सारी अंदर का सब कुछ बात बता सकता हूँ, पर मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन बैच है, तो रिवीजन बैच पर मुद्दे पर बात करी जाएगी कि आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक। तो ये मेथड है, इस मेथड को नोट करिए, इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक सॉल्व करिए, फिर बाद में लिमिट उस पर
पर अप्लाई कर दीजिए, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। तब देखें, इसको नोट करिए पहले, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग देखिए। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है दिस। एक क्वेश्चन बहुत ही सरल से समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, लिमिट है आपका 2 1, ठीक, दैट इज लिमिट है। अच्छा, तो इस पर क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो पहले पढ़े हो, ठीक है, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक दिस। तो ये जो लिमिट थी इसी के ऊपर हमारी चढ़ गई, ठीक, क्या है 2 to 1, ठीक। अच्छा, इन दोनों जोड़ो तो ये हो गया x³ अपॉन 3, ठीक दिस, ठीक, 2 to 1। लिमिट इसके ऊपर चढ़ेगी, इस 3 पर कहाँ चढ़ा दो, ठीक है, x की जगह रखे जाएगी, ठीक। तो ये 2 जब इसमें डालोगे तो 2 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 डालो फिर, ठीक है, 1 का क्यूब अपॉन, ठीक है, 3, ठीक। तो इसको जब रिजल्टेंट सॉल्व किए तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक। तो 8 अपॉन 3 दिस, और यहाँ 1 अपॉन 3, बेस सेम, तो ऊपर वाला घट जाएगा 8 - 1, ठीक। तो कितना आएगा 7 अपॉन 3, दैट इज द रिजल्ट, ठीक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम से बहुत इजी से सॉल्व हो जाता है। पर आपसे जब पूछ कह देगा कि लिमिट सम मेथड से सॉल्व करिए, तो आप लिमिट सम मेथड से ही सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज कर दो, ठीक है। कुछ लड़के मुझसे कहते हैं सर सरल मेथड बताइए। अब भाई फंडामेंटल थ्योरम बताया और उसके बाद लिमिट सम बताया। अब लिमिट सम को तुम यूज नहीं करना चाह रहे हो, सोच रहे हो इतने बड़े बड़े फार्मूले मुझे लगाने पड़ेंगे, ला फंडामेंटली सॉल्व कर दे। तो वहाँ एग्जामिनर का कहा है कि फंडामेंटल से सॉल्व करो, तुम लिमिट सम लगाओगे या लिमिट सम बोला है तो तुम फंडामेंटल लगाओगे, तो नंबर थोड़ी ना देगा, है वही चीज है ना, ठीक। तो इसको नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज यहीं पर मैं अपनी क्लास ओवर कर रहा हूं। आगे आप लोग पीएमसी से बने रहिए, प्रशांत मैथमेटिक्स से बने रहिए। इस पर आप मेरी वीडियोस आप लोग देखते रहिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रो क्लास ख़त्म किया है, तो जैसी बात है कल मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, ठीक है। तो आप कल की वीडियोस देखना मत भूलिए, प्रशांत मैथमेटिक्स पर बने रहिए, आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और जो है आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं जो वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और रेगुलर बेसिस पर आप चैप्टर्स को देखते रहिए। अगर आपकी एक क्लास मिस हो गई तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका मिस हो जाए जो बोर्ड में आने वाला था, ठीक है। तो इसलिए मेरी सारी वीडियोस आप लोग पूरी देखिए और पीएमसी को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसे किसी भी क्वेश्चंस पे आप पर प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चंस में आ रही है तो आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। मैं उस व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम होगा उसका एक वीडियो जब बनाएंगे तो उसी में मैं उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूंगा। आप देखते रहिए, ठीक है। और बेहतर नॉलेज के लिए और सरल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रॉमिस है आपको मैथ कठिन नहीं लगेगी। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन्होंने आगे 12th के बाद में कभी भी मैथ को छोड़ा नहीं, उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ाई की, ठीक है। ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक जो सब्जेक्ट से बच्चा डरता है, ठीक है, उससे वो लव करने लगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स एक सरल सब्जेक्ट है, बस ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट से डरा दिया जाता है, लड़का डर जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता है, ठीक। तो 9 से कम 12 तक तो मेरा वीडियो मिलेगा ही। आगे कंपटीशन के भी क्वेश्चंस का, क्लासेस का, वो भी मैं डालने वाला हूं अपनी इस पीएमसी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आप लोग बने रहिए, आप लोगों का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, नमस्कार, आगे कल मिलते हैं।